हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था जब हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था। ये दो पॉजिटिव चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। तो इनमें हम लोग ने देखा था रिपेलिंग फोर्स ये लगा। राइट, ये फोर्स मतलब ये चार्ज जो मोशन में आए तो ऑब्वियस है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा और वो फोर्स कौन सा होगा? वो होगा हमारा कूलम्स। राइट, और तो कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पे नहीं लिया, नेग्लेक्ट किया हुआ है। राइट, तो हम वापस लाते हैं इनको एक बार फिर से। तो ये जो फोर्स है इसको कूलम्स ने क्या कहा था वो हम लोग पहले देखते हैं। कूलम्स ने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। ये जो स्टेटमेंट है कूलम्स का, ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड पर। आपको ये पता है ना कि हमारा जो ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। राइट, तो चलो देखते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ जब हमारे पॉइंट चार्ज स्टैटिक मोड में रहते हैं तभी हम उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। राइट, तो सपोज कर लो ये रिपेलिंग फोर्स है और ये सर्टेन डिस्टेंस पे सपोज कर लो ये चार्ज यहाँ पे हमारा इस पोजीशन पे मोशन के दौरान जब ये दो चार्ज इस पोजीशन पे आते हैं तब हम इसके ऊपर फोर्स को देखते हैं कि कूलम्स फोर्स क्या है। राइट, इस चार्ज को हम चार्ज 1 कह लेते हैं, चार्ज 1, और इसको हम लोग चार्ज 2 कहते हैं। राइट, तो और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r। राइट, तो ये है। तो अकॉर्डिंग अगर इन पे चार्ज हम यहाँ पे Q1 ले लेते हैं, 1 पोजीशन पे Q1 है और पोजीशन 2 पे इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है। ये दो चार्ज हैं, हमने पॉजिटिव लिया है, निगेटिव भी ले सकते थे, एक को या दोनों को। हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि रेड है तो दोनों पॉजिटिव हमने चार्ज कंसिडर किया है। ऑब्वियस है इन दोनों पे फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। वो फोर्स की वैल्यू वो जो बता रहा है कूलम, ये कह रहा है दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो हमने लिया Q1 और Q2 इनका प्रोडक्ट हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट, तो ये है। इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों इक्वेशन से? दैट इज F इज इक्वल टू क्या हो गया, या हम प्रोपोर्शनल लिखते हैं, दैट इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसमें से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं तो ये इक्वेशन जो हमारी आ जाएगी दैट इज F इज इक्वल टू A इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है। लेकिन ये फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड है, इसके डायरेक्शन के बारे में कूलम्स ने क्या कहा था? वो ये कहा था कि सपोज कर लो ये जो फोर्स लग रहे हैं, अब पहले हम ये जो फोर्स लगे इस फोर्स को और इस फोर्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं, पहले ये लिखते हैं। ये फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो रहे हैं। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा होगा, क्योंकि कोई दूसरा फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम में। फ्रिक्शन को हम लोगों ने नेग्लेक्ट रखा है, तो दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट होंगे और उनका मैग्नीट्यूड ये होगा। राइट, तो हम इन दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो Q1 चार्ज पे, ये लिखेंगे F1 ड्यू टू 2, इस तरह लिखेंगे। और Q2 पे जो चार्ज फोर्स लग रहा है ये देखो F2 जो लग रहा है ड्यू टू 1, ये हमारा नोटेशन रहेगा। मतलब जो पहले लिखा है उस पे हम लोग चार्ज फोर्स कंसिडर कर रहे हैं ड्यू टू 2 सेकेंड। उसी तरह यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये लिखा। राइट, और ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेंगे? इसके लिए कहा कि लाइन ज्वाइनिंग देम अलोंग दैट। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन ज्वाइन कराते हैं। ये लाइन ज्वाइन किया तो इसके अलोंग ये फोर्स लगा इस तरफ, और इसके अलोंग 1 2 के अलोंग यहाँ पे हमने पोजीशन, ये ध्यान देना है, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन हमारा 2 है। राइट, तो ये है पोजीशन हमारा, इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो ये फोर्स इस तरह लगा। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन इसके अलोंग होगा क्योंकि फोर्स है हमारा तो वेक्टर है और क्वांटिटी, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। पर इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर इनके बीच मीडियम आ जाता है,
सपोज कर लो ये एक पेपर का ये आ गया, आपका पीस ऑफ पेपर आ गया, तो भी इनका फोर्स डिपेंडेंट रहता है और उसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट इज के यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी के आ जाएगा। के हमारा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो फ्री स्पेस और एयर के लिए के की वैल्यू हम वो 1 ले लेते हैं, राइट। और अदर मीडियम है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो कि ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा कूलम्स फोर्स। डायरेक्शन भी हो गया along the line joining the two charges, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम अपने इस राइट हैंड साइड में हम अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखना चाहें इसके अराउंड 1 to 2, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे 1 से 2 लिखेंगे और ये कैप लगा देंगे, राइट। और इधर अगर हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 से 1 लिख सकते हैं R2, 2 से 1 आ रहा है तो R2 और यूनिट कैप लगा दिया, है ना। ये कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड मिल गया और इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हमारा ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, राइट। क्योंकि हमें ये फोर्स है दोनों क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी मिले और डायरेक्शन भी, राइट। तो ये हमारा कूलम्स लॉ हुआ। तो अब हम इसे लिखते हैं इस कूलम्स लॉ को, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर लिखना चाहें 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं 1 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू A इंटू, राइट, Q1 Q2 बाई K इंटू R स्क्वायर। और ये मैग्नीट्यूड दिया, A की वैल्यू भी डिफाइंड है जो हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे 1 ड्यू टू 2 है, इस पे ले रहे हैं हम लोग 1 पे फोर्स, तो यूनिट वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है तो इसको लिखेंगे 2 से 1 यूनिट वेक्टर। नाउ इट इज कंप्लीट, राइट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 1 तो हम ये लिखेंगे दैट इज A इंटू Q1 Q2 बाई K R स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देंगे क्या 2 पे ले रहे हैं ड्यू टू 1 तो ये आ जाएगा दैट इज 1 2 यूनिट कैप, राइट। ये हमारा फोर्स हो गया दोनों चार्ज पे, जिसकी पोजीशन Q1 की पोजीशन 1 पे ली है, इसकी पोजीशन क्या ली है 2 पे ली है। तो ये हमारा फोर्स आ गया ऑन ईच चार्ज जिससे ये मोशन कर रहा है। यानी माइंड में रखेंगे ये अभी स्टार्ट है, यानी इस मूवमेंट पे जब इनके बीच डिस्टेंस R है तो इन पे ये फोर्स लग रहा है। जैसे ये थोड़ा सेपरेट और होंगे तो इनका फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, राइट। इस स्टैटिक मूवमेंट पे ये फोर्स लग रहा है, ये हमेशा आप माइंड में रखना, ऐसा नहीं कि लग रहा है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलंबियन फोर्स का कि कोई भी इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर होता है वो तो कभी स्टेबल नहीं हो सकता सिर्फ कोलंबियन फोर्स के कारण, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगते हैं इक्विलिब्रियम अगर आप कंसिडर करते हैं वो इक्विलिब्रियम कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ये हमारा अर्नशॉ थ्योरम है, राइट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम ये देखते हैं अगर आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तो देखो क्या आएगा दैट इज F1 2 को अगर हम ऐड करते हैं F21 पे तो क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड तो कॉमन है दैट इज A इंटू Q1 Q2 बाई K R स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो गया R21 प्लस R12। और ये अगर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल हैं तो इनको अगर आप देखोगे तो ये ऐड करोगे तो आप ये हो जाएगा हमारा F12 और F21। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 0, मीन्स नल वेक्टर आएगा और ये तो टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा टर्म हो गया 0 और यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस F21, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग ने कहा था जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। तो इससे आपने ये देख लिया। अब रह गया एक फैक्टर की बात दिस A की,
ठीक है। ए को एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो होती है हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वैसे 8.89 होती है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए 9 इंटू 10⁹ ले लेते हैं, राइट। ये हम ए की वैल्यू ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा इक्वेशन जो कूलम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आ जाता है, दैट इज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ऑब्वियस से लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, उसके अलॉन्ग फोर्स लगेगा, लेफ्ट लगेगा राइट लगेगा, कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कौन से चार्ज पे हम देख रहे हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ के लिख देंगे इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और इसको अगर हम के को लिखना चाहें तो आप के को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो आप के को हम लिख सकते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसको, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग लिखेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किस में चेंज हो गया, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल लेंगे, और अगर इसके इन दोनों चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम है तो ऑब्वियस से फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह इंड्यूस चार्जेस हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है। खैर वो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल ये फोर्स हमारा कितना इसका मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो अब जल्दी से हम थोड़ा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको रब करते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। थोड़ी सी यूनिट की बात हम लोग कर लेते हैं। वो यूनिट जो है हमारी, इसको अगर हम CGS सिस्टम में यूज़ करें इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में, तो अगर मींस अगर हम फोर्स को डाइन में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये फोर्स को अगर हम डाइन में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है F इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे दैट इज Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे हम इस 9 इंटू 10⁹ यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। ये ध्यान देना है। तब ये जो यूनिट आएगी दैट इज डाइन में आएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और MKS में यूज़ करेंगे तो वो न्यूटन में आएगी, तब हम वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो K है, K इंपॉर्टेंट हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है। दूसरा, इसको हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं इस K को, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं इसको, राइट, यानी SIC भी कहते हैं इस K को, राइट। तो ये भी ध्यान देना, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे, ना आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे, आपको SIC लिख के दे दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो वहाँ पे हम इसको K की वैल्यू मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। ये कुछ नेमिंग है इसकी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा कूलम्स लॉ जब पॉइंट चार्जेस पे लगता है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा चार्जेस हो तो हम उसको सेंटर पे स्फेरिकल में के केस में अगर बॉडी हो तो स्फेरिकल के केस में हम उस बॉडी पे सेंटर पे हम ट्रीट करते हैं पॉइंट चार्ज, राइट। लेकिन कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही हमारा वैलिड है, राइट। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि कूलम्स लॉ जो है, यहाँ जो आपने देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस पे लगे और ये एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए थे और हमने लाइन को इन दोनों को ज्वाइन किया और उसके अलॉन्ग ये फोर्स लग रहे थे लेफ्ट और राइट। इट डिपेंड करता है कि फोर्स आपका रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, किस चार्ज पे हम ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों चार्ज के बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम इस फोर्स को बनाया करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। वो हम लोग करेंगे तो वहाँ भी मैं फिर से आपको बताऊंगा। फिलहाल
ये हमारा कूलम्स लॉ है जिसको हम लोग ने देखा। लेकिन अगर चार्ज हमारा, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही पड़ा हो, आप चार्ज हमारा इतने तरीके से पड़ा हो सकता है। आप देखो ये वाला केस तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, इसको हैंडल कर सकते हैं, ये वाला केस जो मैंने टॉप पे दिखाया। लेकिन अगर चार्ज हमारा इस तरह पड़ा हो, ये सपोज कर लो एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन में पड़ा हो, ठीक है, या हमारा चार्ज अगर 3D स्पेस में पड़ा हो, ठीक है, तब इन पे हम फोर्सेस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो चलो ठीक है, हम लोग ने आराम से उसका लाइन ज्वाइन की, उसके अलॉन्ग हम लोग ने फोर्स निकाल लिया, डायरेक्शन भी देख लिया। लेकिन आप ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर, वेक्टर कैलकुलेट करना, पोजीशन वेक्टर, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो मैंने बेसिक टूल बताया है वेक्टर, वहाँ पे जाएं, उसको पूरा देखें। वेक्टर का पूरा हमने सीरीज बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो ये अब यहाँ पे हमारा वेक्टर का रोल प्ले होगा, इसलिए हमने अभी पिछली लेक्चर में हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत ही डिटेल में बताया है कि फॉर्मूला कैसे है। एनीवे, अब हम आते हैं इस पे। अगर चार्ज हमारा इस पे हो, अगर इसको हम 3D वे में देखते हैं, सपोज कर लो ये हमारा देखो पोजीशन वेक्टर हो गया। सपोज कर लो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसका पोजीशन कोई होगा, हमने आपको बताया है ये पोजीशन आप सपोज कर लो ये ए ले लेते हैं, इस बार 1 2 नहीं लेते हैं, ये पोजीशन हम बी ले लेते हैं, और तो ये हमारा ये हो गया। और ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ओ बी भी क्या हो गया, पोजीशन। यानी इस चार्ज की पोजीशन मुझे पता चल गई ड्यू टू दिस वेक्टर। अगर हमारा 3D के केस हो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम उसी तरह लेंगे, ये हो गया हमारा ओ ए, पर ये दोनों ए अलग अलग होगा, और ये हो गया हमारा ओ बी, राइट। अब इनके बीच अगर फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखें। अब हमारा वेक्टर का जो हम लोग ने पढ़ा है वो आएगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। इसलिए आपको अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो वहाँ पे भी वेक्टर का बड़ा साउंड होना चाहिए अब जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर मेरे उस लेक्चर पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको वेक्टर मिलेगा। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, मेरा हर लेक्चर बहुत ही डिटेल में होता है, और पेशेंटली आप देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। एनीवे, अब हम आते हैं, ये है इस सिचुएशन में हम अब फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ये हमारा सपोज एक्स वाई प्लेन था, तो अब आप विजुलाइज करो इसको, आप चारों तरफ इसके घूम के देखोगे तो आपको ये चार्ज कुछ इस तरह दिखेगा, राइट। अब इस चार्ज पे किस तरह फोर्स लगा, रिपल्सिव है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी के अलॉन्ग लगेगा ना ये फोर्सेस, बाकी सब फोर्सेस हम नेग्लेक्ट करें तो इस लाइन के अक्रॉस ही तो लगे, इनको लाइन ज्वाइन करेगी और इसके अक्रॉस लगेगा, पर उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर वेक्टर मुझे नहीं आता है तो हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, राइट। ये तो चलो एक्स वाई प्लेन में हुआ। अब हम देखो 3D में देखते हैं क्या है। अगर हम 3D में देखो, ये हमारा 3D पोजीशन है। अब ये फिर ए बी और चार्ज यहाँ पे रखे हुए, लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ पे भी वो 3D स्पेस में है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन है और यहाँ हम लोग मिलाएंगे, तो इन पे एक फोर्स जो लगेगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या मतलब कॉन्सेप्ट होगा। तो बस हमारे पास क्या है, एक ही वेक्टर का कॉन्सेप्ट, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इन पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनको हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं, राइट गाइस। तो चलो अब हम लोग इस फोर्स को एनालिसिस करते हैं। सपोज कर लो ये एक वही हमने ले लिया और हमने आपको बता रखा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, RGB। अगर आपने देखा होगा डायरेक्शन कोसाइन का लेक्चर, तो हमने ये कॉन्सेप्ट जब भी हम मैथ्स पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें, एक्स एक्सिस हमेशा रेड से, वाई एक्सिस हमेशा ग्रीन से, और जेड एक्सिस हमेशा ब्लू से होगी। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब आप पोजीशन वेक्टर हम बना लेते हैं। ये हमने ए लिया था, ये हमारा बी हो गया पोजीशन वेक्टर, ओ ए एंड ओ बी हो गया। अब मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया, ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों पॉजिटिव है तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, ये फोर्स क्या होगा, दैट इज वही हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट
ए पे लगा रहे हैं ड्यू टू बी, ये हो गया हमारा फोर्स। और इस पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये फोर्स आएगा दैट इज एफ बी पे लग रहा है ड्यू टू ए, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, राइट, ये है। और इसको हम पोजीशन ले लेते हैं, आर ए लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को, और यह इसको लिखते हैं आर बी पोजीशन वेक्टर को। अब हमें सबसे पहले एफ ए बी लिखना है, तो ठीक है, चार्ज हमारा Q1 Q2 है, ऑब्वियस है। ए पे हमारा Q1 चार्ज रखा है और बी पे हमारा Q2 चार्ज लिखा है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी, ऑब्वियस है, हमने ये देखा था। मैग्नीट्यूड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, या अभी हम लोग देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ जो प्रूव किया था, उतने ही फोर्स जो एक दूसरे पे लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ये हो गया। और इसकी वैल्यू आपने हमें निकाली। मीडियम कोई भी ले लें हम यहाँ पे इस समय, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेते हैं। मीडियम कुछ भी हो, वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर कोई मीडियम है जिसका डायरेक्टेड कांस्टेंट के, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख लेंगे। फिलहाल हम ये एप्सिलॉन लिख रहे हैं सिर्फ, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दैट इज ये डिस्टेंस आर ए बी मुझे लिखना पड़ेगा। आर ए बी का ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है तो ए बी वेक्टर क्या होगा, दैट इज पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, ये हम लोग ने पढ़ा है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं, दैट इज आर बी माइनस आर ए, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आर, एक तरीके से आर ए बी जो इसका मैग्नीट्यूड है, या ए बी लिखें जो भी, तो इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। तो अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। लेकिन अब आपको ये पता है इसके यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम एफ ए बी लिखते हैं, सपोज कर लो, यानी ए बी से ए की ओर जा रहा है, ये ए बी लिखा, और बी से ए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, दैट इज आर ए माइनस आर बी, ठीक है, ये है। और इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे इस तरह डिनोट कर देते हैं यूनिट वेक्टर को। सपोज कर लो ए बी हमें लिखना है, ए बी के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा, दैट इज ए बी नॉट अगर लिखना चाहें, यानी कैप कर दें इधर, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज आर बी माइनस आर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज आर बी माइनस आर ए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी ए लिखना चाहें तो भी हम लोग लिख सकते हैं बी ए, इस पे कैप लिखेंगे, बी ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा, दैट इज आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज आर ए माइनस आर बी, राइट। अब आर ए माइनस आर बी का मैग्नीट्यूड और आर बी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस लेट इट बी आर ले लेते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर इसकी बात करें, ए बी का मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आर कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर बी ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्या लिख लेंगे इसे, आर ए माइनस आर बी, ये क्या लिख लेंगे, इक्वल आर, ठीक है, सिंपल। इतनी बातें सिर्फ हमने जो लिखी है सिर्फ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से लिखी है। प्रॉब्लम हमारी क्या आई थी, डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, आर ए बी का निकालें, आर बी ए का मैग्नीट्यूड निकालें, वो कोई दिक्कत नहीं थी, ये हम लोग ने यहाँ निकाल लिया, राइट। तो अब इसमें डायरेक्शन की बात थी, इसलिए हम लोग ने ये सब कहानी यहाँ पे देखी। क्या क्या निकाला हम लोग ने, ए बी वेक्टर निकाला, बी ए वेक्टर निकाला, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पोजीशन वेक्टर से लिया, राइट। उसके बाद हम लोग ने क्या निकाला, ए से बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड विल गिव यू यूनिट वेक्टर।
उस कॉन्सेप्ट को लगा के हमने ए बी कैप और बी ए कैप निकाला, बस इतना ही किया ना। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में बहुत आसानी से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही पता है। तो अब हम जो एफ ए बी अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं वो आप देखो क्या होगा। एफ ए बी लिखा, ये क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट, मीडियम हम कंसिडर कोई भी ले लें, Q1 Q2 और मैग्नीट्यूड ये क्या आर ए बी, यदि ये आर ए बी कह लो या जो भी कह लो, इसे ए बी कह लो आप, आर ए बी कहना नहीं रहा, ए बी कह लो आप, यानी अल्टीमेटली क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड हमने अभी देखा है, दैट इज, और इसको हमने आर से लिखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए बी निकाला है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर बी माइनस आर ए, ये लिख लिया है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा, दैट इज ए बी के अलॉन्ग, ठीक है। अब ये देखो यूनिट वेक्टर कौन से लिखेंगे, बी से ए की ओर लग रहा है, तो हम कौन सा लिखेंगे, ये बी ए कैप, ठीक है, क्योंकि हमने कंसीडर कौन सा फोर्स किया है, ए बी, तो फोर्स के यूनिट वेक्टर किधर लेंगे, बी से ए की ओर, तो बी से ए का जो हमारा यूनिट वेक्टर आया बी ए कैप, ठीक है, तो ये हो गया बी ए कैप, और बी ए कैप को हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज आर, वो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और हम अब मैग्नीट्यूड को क्या लिख रहे हैं, आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बी ए कैप क्या है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, दैट इज आर ए माइनस आर बी, ये लिखा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको ये लगा देंगे, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी ए, ठीक है, तो वो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो अब हम अगर इसे लिखेंगे एफ बी ए बी, तो ये क्या लिखेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब हो जाएगा, ये ध्यान देना। और यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं, ए बी है ना, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ये बता रहा है, तो वेक्टर कौन सा होगा, बी से ए की ओर आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आर ए माइनस आर बी, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी ए, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर को डील कर रहे हैं। तो ये हमारा आर क्यूब हो गया, और यहाँ पे हम बी ए लिख सकते हैं, वेक्टर लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर कैप है, यूनिट वेक्टर है। आप इसे डायमेंशनली भी देख सकते हो, राइट। बी ए कोई ना कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पे क्यूब है तो मीटर क्यूब होगा, कैंसिल हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग आप लिखना चाहें एफ बी ए, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप फिर लिख सकते हो, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब। अब यहां पे क्या है, बी फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए, इसका मतलब अब हम डायरेक्शन ए बी लेंगे ना, तो यहां पे हमने क्या लिखना है, क्यूब हो गया हमारा, तो यहां पे हम ए बी लिखेंगे, राइट। या ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बी माइनस, यहाँ लिख लेते हैं पहले आर बी माइनस आर ए लिख लेते हैं, और आर बी माइनस, ये आर बी है, आर बी माइनस आर ए, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि आप देखो बी पे ए से की ओर आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब। मैग्नीट्यूड वही ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड आप दोनों का सेम है, पोजीशन वेक्टर, तो ये हम लिख सकते हैं, दैट इज ए बी, राइट। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो बी ए प्लस ए बी अगर ऐड करोगे तो दैट विल गिव अपोजिट है, नॉन इक्वल है, दैट विल गिव नल वेक्टर। तो इनको आप जब ऐड करोगे तो अल्टीमेटली फिर वही आ जाएगा आपका, देखो वेक्टर फॉर्म में भी हम लोगों ने देखा, तो एफ ए बी प्लस आप बी ए करोगे तो ये चीज़ जो भी है कॉमन आ जाएगी, क्योंकि ये हर में है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी ए प्लस ए बी, और ये दोनों अगर हम अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो दैट विल गिव नल वेक्टर। सो एफ ए बी प्लस एफ बी ए, दैट विल गिव नल वेक्टर, और यहाँ से फिर प्रूव हो गया हमारा, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ बी ए।
तो यहाँ भी आप देखो ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ, तो वेक्टर फॉर्म में आप ये ध्यान देना। अब रह गया आर। आर जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। मैं आपको बता दूं आर हमारा कुछ इस तरह रहेगा। आर सपोज एक कोई भी लेते हैं हम, आर ए ले लेंगे, तो आर आपका क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, आई माइनस जे प्लस 2k, राइट। ये इस फॉर्म में रहेगा तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, ये इस फॉर्म में पड़ा रहेगा। या आपको उसकी पोजीशन ही दे रखेगा, मान लीजिए इसी को लिखना है तो 1 -1 2, इस तरह ये पोजीशन दे रखेगा, तो हम इसको आर कंसिडर कर लेंगे और माइनस कर लेंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से, वाई से, जेड से। और मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट। इवन हम लोग अपने पिछले लेक्चर में देखा है, तो डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, कॉस यानी डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, राइट। तो अब आर हमारा इस तरह होगा, बाकी टर्म में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, Q1 और Q2। तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होगा उसमें आर रहेगा या पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये न्यूमेरिक फॉर्म हो जाएगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। वो हम लोग करेंगे जब न्यूमेरिकल हम लोग का, जब हम ये कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे, यानी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल लेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे कूलम्स लॉ पे, तो वहां पे आपको और क्लियर कर देंगे, राइट गाइज। तो ये हमारा रहा आपका कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। लेकिन एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे जरूर कर लेते हैं, वो न्यूमेरिकल है, ये चार्ज है Q, दोनों पे चार्ज Q है, और ये एक थ्रेड है, ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग है, इससे ये हैंग हो रहा है। और जैसे ही आप इसको तो फ्री करोगे तो ये क्या होगा, देखो आप, ये धीरे धीरे करके एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा। और ये डिस्टेंस आप सपोज कर लो, लेट इट बी 2d है, लेंथ इसका l ले लो आप, स्ट्रिंग का l ले लो आप ये, और यहाँ एक सर्टेन डिस्टेंस यानी d, यानी 2d पे आ जाता है, तो ये d हो गया डिस्टेंस, ये भी d हो गया। इस कंडीशन पे आके यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब आप कहोगे यहाँ पे कोलंबियन फोर्स लग रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ कोलंबियन फोर्स नहीं लग रहा, साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लगेगी, टेंशन भी लगेगा, ठीक है। तो ये स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबल रहेगा, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे कोलंबियन फोर्स के साथ साथ बाकी और भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ भी निकालना हो, मास निकालना हो, एंगल निकालना हो, किस एंगल पे आके ये रुक जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपली इक्वेशन लिख लेते हैं। सपोज कर लें हमारी लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, और साथ ही साथ इनके ऊपर जो चार्ज है वो दे रखा है, दैट इज Q1 और Q2 है। और हमें अब निकालना है कि पहले एंगल निकालना है। सबसे पहले हमारा एंगल क्या होगा, ये वर्टिकल या दोनों के बीच एंगल क्या होगा हम निकाल सकते हैं, या ये एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, इनके बीच डबल कर देंगे। दूसरा मास अगर निकालना है हमें, तो मास कितना होगा। और तीसरा अगर आपको यहाँ पे टेंशन निकालना है, तो ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये तीन चीज़ सपोज कर लो आपको निकालना है। ये हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स है। अगर मास m है तो ये वेट नीचे काम करेगा, दैट इज ये हो गया mg, और इसके ऊपर एक टेंशन काम करेगा, ये t हो गया। और ये जो इधर की ओर जो मोशन है, इन दोनों का रिपेलिंग है, तो यहाँ पे कोलंबियन फोर्स लगेगा, दैट इज Fc। हम कूलम फोर्स ले लेते हैं, दैट इज दिस। और यही इधर अगर यहाँ BD हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया हमारा mg, मास दोनों का सेम है, और ये हमारा इधर कोलंबियन फोर्स हो गया Fc, और ये हो गया टेंशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तो यहाँ लामीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लामीज थ्योरम की 3 फोर्सेस लग रहे हैं और हमारा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो हम लामीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वो आप करना यहाँ पे। हम यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं, और ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये एंगल थीटा हो गया, इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो इधर क्या हो गया t cos थीटा टेंशन को, दैट इज इट विल बिकम t cos थीटा, इधर हो गया t sin थीटा। सिंपल मैकेनिक्स तो हम लोग ने 11th में बहुत ही किया है, तो ये सिंपल हमारा BD बनाया, और इस t को हमने ब्रेक कर लिया, यानी t अब हम नहीं समझेंगे हैं यहाँ पे, इसकी जगह हम समझेंगे t cos थीटा है और t sin थीटा, राइट। अगर ये हमारा चार्ज q जो है Q1, ये दोनों पे चार्ज हम सेम ले लेते हैं, Q1 Q2 नहीं लेते, चीज सेम ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
तो ये जो एफ सी है तो ये हो जाएगा फोर्स एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा ही होगा। मीडियम अभी हम कुछ भी मीडियम ले लेते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस 2d है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर। ये हमारा कोलम्बियन फोर्स हो गया और mg है ये। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, t साइन थीटा किसको कैंसिल करेगा, fc को, तो हमने यहाँ पे लिखा t साइन थीटा, सिंपल था, और fc की वैल्यू हमने लिख दी 4 पाई एप्सिलॉन q बाई 4d स्क्वायर, राइट, 2d का होल स्क्वायर हो गया। और t cos थीटा किसको करेगा, दैट इज ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है mg, ये इसको करेगा, इन दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा मुझे मिल गया, दैट इज tan थीटा हमें क्या मिला, टी कैंसिल हो गया, इसको और इसको इक्वेशन 1 है, इसको मान लो, और इक्वेशन 2 इसको मान लो, तो 1 2 को डिवाइड किया मीन्स 1/2 किया, तो ये टी कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज सॉरी ये क्यू स्क्वायर है, एफ सी है ना, तो ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो गया हमारा 16 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर एम जी, राइट। अब ये इक्वेशन जो है हमारी आ गई। अब इसमें देखो tan थीटा मुझे चाहिए, पर यहां m भी तो अननोन है, m तो हमें पता नहीं है, तो अब आप यहां tan थीटा, आप यहां से देखो d दिया, l दिया हुआ, l भी तो दिया हुआ है, तो आप जब यहां से देखोगे ये d पोजीशन पे आके रुक रहा था, तो यहाँ तो थीटा बड़े आराम से निकल जाएगा ना। यहाँ से आप देखो साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये क्या लिख सकते हो, दैट इज d/l, ये तो इजी है। तो साइन थीटा आ गया तो क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा आ जाएगा तो यहाँ से m आ जाएगा, राइट, बहुत सिंपल है। और जब थीटा आ गया हमारा तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा टी आ जाएगा, राइट। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, और इसी न्यूमेरिकल को आपको एग्जाम में दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ग्रेविटी में नहीं ले गए, स्पेस पे ले गए इसको, चार्ज को, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, और अगर इनके बीच हम लिक्विड, इनके बीच अगर हम लिक्विड डाल देंगे तो क्या एंगल होगा, ये चीज़, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर स्पेस में लेंगे, ग्रेविटी तो है नहीं, तो पूरा स्ट्रेची हो जाएगा ना ये, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग के बीच का 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें सोचना क्या है, राइट। उसके बाद आप फोर्स निकाल सकते हो, उनके बीच का आप डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d थोड़ी नहीं रहेगा, वो 2l हो जाएगा, तो आप वहाँ पे फोर्स देख सकते हो, निकाल सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तब इनकी पोजीशन ये पूछेगा, इनके बीच का एंगल बताओ, तो ऑब्वियसली एफ सी हमारा चेंज हो जाएगा, ये डी भी हमारा कम हो जाएगा, एल भी कम हो जाएगा, ये सब क्यों हो जाएगा। तो आप इसको भी अलग तरीके यहाँ भी आप बना सकते हो, लेकिन फोर्स अब यहाँ पे इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वहाँ हम लोग रख सकते हैं, वहाँ अगर एयर में लिए हुए हैं तो वहाँ हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, और वहाँ पे एफ सी की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रख देंगे, इस केस में हम के से और लिख देंगे, उसके बाद सेम एफ बी डी बना के और फिर इक्वेशन लिख के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सेम कोई इसमें नया थोड़ी नहीं, ये एफ सी आएगा, बस वहाँ पे ये के यहाँ पे के फैक्टर आ जाएगा, वहाँ अगर एयर है तो हमने वहाँ पे ऐसे जनरल केस लिया है, लेकिन वहाँ पे एयर है तो के की वैल्यू 1 लेके हम लोग निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या है, के है तो के रख के निकाल लेंगे, तो ऑब्वियस है फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। आप देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने यहाँ रखा तो यहाँ फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और फोर्स की वैल्यू जो यहाँ पे कम हो जाएगी तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, डी कम हो गया ना, तो एंगल कम हो जाएगा। जैसे ही डी कम होगा, डी कम क्यों होगा, कि फोर्स कम हो गया तो ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए डी कम हो जाएगा, डी कम हो जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा, राइट, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, राइट। तो ये रहा छोटी सी बातें कूलम्स लॉ में। नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल लेंगे, और कूलम्स लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कोशिश करेंगे वेक्टर के फॉर्म में लें, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे जहां हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन कूलम्स लॉ हमेशा याद रखेंगे पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है, ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होता, ठीक है। अगर सिर्फ कोलम्बियन फोर्स के कारण अगर इक्विलिब्रियम है तो वो स्टेबल नहीं होता। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बीच अगर चार्जेस के बीच कोई मीडियम है तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा, राइट गाइस।
तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम सिर्फ कूलम फोर्स के बेस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।